नमस्कार। अब कलाम साहब की एक पंक्ति है कि सफलता शोर मचा दे, मेहनत इतनी खामोशी से करनी चाहिए। लेकिन इस सफलता का श्रेय भी जो है ना, वो जीवन में कई लोगों को नहीं मिल पाता है। और आज हमारे साथ एक ऐसे लड़के हैं मौजूद जिनसे कई सारे मिडिल क्लास के लड़के प्रेरणा ले सकते हैं, उनसे प्रेरित हो सकते हैं कि कैसे सीमित संसाधन के बावजूद और एक मध्यम वर्गीय परिवार से आते हुए सामान्य श्रेणी से एक अच्छे खासे ख्वाब को जो है ना मुकाम दिया जा सकता है। ऑल इंडिया रैंक 1160 और कैटेगरी रैंक, जनरल कैटेगरी रैंक जो है वो 400 लाने वाले आज नीट में हमारे साथ आज मौजूद हैं क्रिस मिश्रा जी। आज हम उनसे पूछेंगे कि इन्होंने ये सफलता कैसे पाई। तो कृपया करके ये वीडियो कम से कम, अगर आप सब्सक्राइब नहीं कर सकते हैं चैनल को, तो कम से कम लोगों को दिखाएं ज़रूर कि ये कहाँ से और कैसे लोगों को इतनी प्रेरणा मिलती है कि लोग अपने से के अलावा दूसरे के लिए भी कुछ कर सकते हैं। तो क्रिस, आपका बहुत बहुत स्वागत है। यही हम पूछना चाह रहे हैं कि ये जो आपकी कामयाबी है, इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली और आप अपना जो जीवन है उसका मतलब शुरुआती जीवन बताइए कि शुरुआती जीवन आपका रहा कैसे, आपने पढ़ाई कहाँ से की, 10th 12th कहाँ से किया, फिर आपके मन में कैसे प्रेरणा आई कि आप जो है सो नीट का तैयारी करें और इतना अच्छा रैंक आपको मिला है। तो इसके आप अपनी जर्नी पर थोड़ा प्रकाश डालिए। देखिए, अगर बात करें जर्नी की तो मतलब ये जो है ये मतलब अगर देखें तो क्लास 6 से स्टार्ट हुआ था। तो क्लास 6 से मैं हॉस्टल में था और मेरा हॉस्टल था रामकृष्ण मिशन विद्यापीठ, देवघर में, वो झारखंड में। तो अब उस स्कूल में जाने के लिए भी एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, ठीक है। तो मैंने जो कंपटीशन वाला एक जो होता है कंपटीशन वाला भावना कि कंपटीशन में कैसे बैठता है, कैसे क्रैक करता हूँ, मैंने बचपन में ही देख लिया था। 6 क्लास में एडमिशन लिया था वहाँ मैंने कंपटीशन के थ्रू। अब क्या है कि वहाँ पे सेलेक्टेड बच्चे आए थे, तो मैं अपने स्कूल को इसमें बहुत बड़ा श्रेय देना चाहता हूँ, क्योंकि स्कूल में जो आपका इन्वायरमेंट होता है ना, आप जैसे लोगों के बीच रहते हैं आपकी मानसिकता वैसे बन जाती है। अब मेरा स्कूल जो था वो थोड़ा सा ऐसे साइंस के ओरिएंटेड था कि इंजीनियरिंग, रिसर्च, साइंटिस्ट, डॉक्टर, ये सब के ओरिएंटेड ज़्यादा था। हमारे जो सीनियर्स वगैरह भी थे उन्होंने भी काफ़ी इस चीज़ का एग्जाम दिया था, तो मेरे को कहीं ना कहीं नॉलेज इस चीज़ की 7-8 में ही हो गई थी कि नीट जैसा कोई एग्जाम होता है जिससे आप डॉक्टर बन सकते हैं, और अगर आपको इंजीनियरिंग करना है तो उसके लिए जेई होता है। तो एक तो सबसे पहली बात ये होती है कि बहुत बच्चों को पता ही नहीं होता है ना, कि किस तरीके से वहाँ तक पहुँचना होता है, क्या एग्जाम देना हो, क्या ये क्यों नहीं हो पाता है, माहौल के कारण। अगर आपको माहौल में कोई ऐसा इंसान है ही नहीं जो इस चीज़ के बारे में जानता है, तो आप कभी नहीं समझ पाइएगा कि आपको कौन सा एग्जाम देना है, कौन सा नहीं देना है। अब मेरा मान लीजिए वो स्कूल होता ही नहीं, मैं किसी नॉर्मल स्कूल में ऐसे ही पढ़ रहा होता जिसमें किसी बच्चों को पता ही नहीं है, तो मेरे को भी 10th के बाद पता चल जाता है ना, 10th के बाद पता चलता तो लेट हो जाता। तो एक तो मेरे को पता ऐसे चला स्कूल के थ्रू। अब दूसरी बात क्या थी, जब लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन में मैं अपने घर आया। अब मेरी जो बड़ी दीदी हैं वो भी नीट का ही तैयारी कर रही थी उस टाइम में। तो एक दिन ऐसे ही मैं बैठा हुआ था और वो कोई बायोलॉजी का लेक्चर देख रही थी, तो उस लेक्चर को वो देख रही थी, तो मेरा ऐसे क्यूरियोसिटी हुआ कि चलो एक बार देखते हैं क्या है ये, मेरी जानने की इच्छा हुई। तो मैंने देखा, थोड़ी देर देखा, तो मेरे को वो चीज़ इंटरेस्टिंग लगा। सबसे मतलब कमाल की बात मेरे को ये लगे कि जो हमारा इंसान का जो शरीर होता है, अगर आप देखें तो ये शरीर बाहर से इतना सिंपल लगता है, इतना लगता है कि कुछ नहीं है, मतलब सिंपल शरीर है, बट इसके अंदर इतना कुछ चल रहा है। मतलब एक्चुअली मैं तो अभी पढ़ रखा हूँ तो मैं बता सकता हूँ, और ऐसे भी अगर आप पढ़े तो आपको समझ में आएगा कि इतना कुछ हमारे शरीर के अंदर चल रहा है और बिल्कुल परफेक्टली चल रहा है, मतलब हल्का सा भी दिक्कत नहीं हो उसमें, एकदम सही तरीके चल रहा है। तो मेरे अंदर वो जानने की भावना है कि ऐसा कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, जिस कारण मुझे थोड़ा बायोलॉजी के प्रति इंटरेस्ट हुआ। और डॉक्टर अगर आपको बनना है तो बेस तो बायोलॉजी होता है, क्योंकि वो मेन चीज़ है। तो वहाँ से मेरा सब्जेक्ट के प्रति जो है इंटरेस्ट जगा था। और फिर लॉकडाउन में मैंने देखा कि जहाँ सब लोग मर रहे हैं, है ना, सब लोग ज़रूरत में हैं, सब लोग मतलब घर में बंद पड़े हैं, उस टाइम में सिर्फ एक ही प्रोफेशन काम आया था, वो है डॉक्टर और नर्सेज और अदर पैरामेडिकल स्टाफ, मतलब सब लोग। उस टाइम में मेरे को डॉक्टर की नीड समझ में आई कि भैया आप पैसा करोड़ों कमा सकते हो, लेकिन पैसों से भी बढ़कर जो हमारा वो होता है, अमानत होता है, वो होता है हमारी हेल्थ, है ना, हमारा स्वास्थ्य। और स्वास्थ्य का रक्षा कौन करता है, तो डॉक्टर करता है। तो इस तरीके से मेरे को लगा कि हाँ, इस प्रोफेशन के लिए जो है मेरे अंदर रिस्पेक्ट आ गया। और कोई प्रोफेशन अगर आपको पाना है या आप कोई प्रोफेशन में जाना चाहते हो ना, तो सबसे पहले इज्जत आपको उस प्रोफेशन के प्रति होनी चाहिए। अगर कोई इंजीनियर बनना चाहता है तो उसको इंजीनियर के प्रति एक रिस्पेक्ट होना चाहिए, उसके अंदर से एक भावना आना चाहिए, हाँ मैं रिस्पेक्ट करता हूँ इस प्रोफेशन की,
तभी वो उस तरह जा सकता है। तो वही मेरा डॉक्टर के प्रति एक रिस्पेक्ट जगा और मैंने उसी टाइम सोच लिया था 9th क्लास में कि मेरे को डॉक्टर बनना है। फिर धीरे धीरे मैंने अपने सीनियर वगैरह से हेल्प लिया, अपने टीचर वगैरह से, और मुझे पता चला कि LN कोचिंग है कोटा में और भी बहुत जगह, बट कोटा मेनली वहाँ पे है उसका अच्छा। तो मैंने सोच लिया था कि 11-12 मुझे कोटा से करना है, तो फिर मैं 11-12 कोटा चला गया और वहाँ पे फिर LN में अपना 2 साल अच्छे से जैसे पढ़ना होता है वो सब किया और फिर जो रिजल्ट आया वो ऐसा है। अभी जैसे इन्होंने बताया कि इन्होंने कोटा में तैयारी किया, और सबसे बड़ी बात इन्होंने क्या बताई कि पैसे की इज्जत होनी चाहिए हमारे मन में। मतलब पैसे की अगर इज्जत हम नहीं कर सकते हैं तो उस पैसे में जाकर भी हम वो उतना अच्छा कामयाब नहीं हो सकते हैं। अब हमको ये बताइए कि आप अभी किस कॉलेज में हैं? हाँ, तो अभी जो है मैं दिल्ली में है, सफदरजंग है हमारा कॉलेज का नाम, हॉस्पिटल है सफदरजंग और कॉलेज का नाम है वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज, और उसके साथ सफदरजंग हॉस्पिटल जुड़ा है। और मैं एक बात बताना चाहूँगा बहुत गर्व से कि सफदरजंग जो है उसका पूरे एशिया में, इंडिया में नहीं पूरे एशिया में सबसे बड़ी OPD उसकी है। उसमें टोटल 10,000 बेड है और एक दिन में 10,000 से ज़्यादा पेशेंट सफदरजंग देखता है रेगुलर बेसिस पे। तो इस बात को सुन के बहुत गर्व होता है मुझे भी कि मैं उस हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ हूँ। ये जो एक चीज़ आपने बताई है कि सबसे बड़ा OPD है और सबसे ज़्यादा बेड्स वहाँ पर हैं, ये हम पूछना चाहते हैं कि जैसे आपने जनरल कैटेगरी से होकर के 1160 रैंक आपने लाया, और आपने एक बार मर्तबा मुझसे कहा था कि 47 रैंक पर जो है सो जनरल कैटेगरी वाले का एम्स दिल्ली ख़त्म हो जाता है। तो आप ये जो रिजर्वेशन का एक वो चलन है हर एक फील्ड में ठीक है, लेकिन यह मेडिकल में कितना इम्पैक्ट डालता है, इस पर थोड़ा आप प्रकाश डालिए। देखिए, मेडिकल में ये चीज़ नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। क्यों नहीं होनी चाहिए? उसका कारण ये है कि आप मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, आगे चल के आप इंसानों से डील करेंगे। अब इंसानों की जो ज़िंदगी है वो रिवर्सिबल नहीं है। अगर हम बात करें इंजीनियरिंग की, वहाँ रिजर्वेशन का आप तर्क ये दे सकते हैं कि भाई चलो अगर किसी में स्किल उतना नहीं भी है, उससे कोई मशीन ना भी बने तो आप उसको रिवर्सिबल है, आप फिर से बना सकते हो, उसे फिर से ट्राई कर सकते हो। इंसान के केस में वो नहीं है। आप ऑपरेशन थिएटर में हो और कोई पेशेंट वहाँ है, अगर आपको सही से नॉलेज नहीं, आप अप्लाई नहीं कर पाओगे तो पेशेंट का जान चला गया, वो वापस नहीं आ सकता है। तो मेडिकल फील्ड मैं मानता हूँ एक ऐसी फील्ड है जिसमें रिजर्वेशन जैसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर सरकार को करना ही है इतनी मतलब कि इक्वलिटी, तो आप उन्हें फ्री में किताबें दे दो। इंसान को दिमाग तो भगवान ने सबको सेम दिया है ना, आप अप्लाई तो करने दो। रिजर्वेशन से तो अच्छी चीज़ है कि आप उन्हें फ्री में किताबें दे दो। अगर आप ये कहते हो कि उनके पास मतलब वो नहीं है, फैसिलिटीज़ नहीं है, इसलिए हम रिजर्वेशन देते हो, आप फ्री में किताबें दे दो उन्हें, फ्री में उन्हें शिक्षा दे दो, ये कर दो रिजर्वेशन के लिए। क्योंकि आप देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, बोलना नहीं चाहिए, बट जैसे मेरे ही कॉलेज में, मेरा जो सफदरजंग कॉलेज है उसमें जनरल कैटेगरी का बच्चा जो होता है उसको ऑल इंडिया से 130 रैंक पे उसका क्लोज हो जाता है। 130 के बाद जनरल कैटेगरी वाले बच्चों को वो कॉलेज नहीं मिलता है। वहीं बात करें अगर हम लोग SC ST वाले बच्चों के लिए, तो जो SC ST होते हैं उनका 6,000 7,000 8,000 रैंक तक भी हो जाता है सिलेक्शन। इवन 15-20 हज़ार रैंक तक भी आराम से उनका सिलेक्शन हो जाता है। और दूसरी तरफ क्या होता है कि जैसे अगर हम सफदरजंग की बात करें, तो सफदरजंग एक दिल्ली का कॉलेज, ठीक है। तो अगर आपने 11-12 दिल्ली से कर रखा है तो आपको मिलता है वहाँ पे स्टेट कोटा। इसके बारे में अभी और चर्चा करेंगे हम लोग बाद में, बट इससे भी रिजर्वेशन बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर कोई बच्चा SC ST है और उसने दिल्ली से 11-12 किया तो 1-1 1.5 लाख तक उसका उस कॉलेज में हो जाता है एडमिशन। और यहाँ 60-70 हज़ार में जनरल कैटेगरी वाला बच्चा होता है, उसको डेंटल कॉलेज में नहीं मिलता, उसको कुछ नहीं मिलता है, उसको दोबारा एग्जाम देना पड़ जाता है, जबकि नंबर उसके ज़्यादा है। अगर कायदे से देखा जाए तो उसने ज़्यादा मेहनत की, उसने ज़्यादा नंबर लाया, लेकिन वही है, रिजर्वेशन है, हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं इस पर। तो ये बहुत ही मतलब मेरे हिसाब से मेडिकल में तो नहीं होना चाहिए चीज़। 2-3 क्वेश्चन और उभर के सामने आ रहा है कि आपने कहा कि ये जो हायर रैंक पर जाते हैं उसके बावजूद मतलब उन लोगों को मिल जाता है, तो ये सब जब आपको मतलब आते हैं फील्ड में, मेडिकल फील्ड में, तो क्या ये सब उस तरीके का जो वो प्रॉपर एक सिस्टम में ये लोग एडजस्ट हो पाते हैं? पहला क्वेश्चन ये है। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि आप जो अभी MBBS आप कर रहे हैं, लेकिन आपको बनने की इच्छा क्या है? क्योंकि फिर आप नीट PG का एग्ज़ाम देंगे, तो आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं मेडिकल में मतलब वो करके? और तीसरा क्वेश्चन ये है कि आपका उद्देश्य क्या है? मतलब आप प्रोफेशनल डॉक्टर बनना चाहते हैं या फिर आप थोड़ा सोशल को लेकर काम करना चाहते हैं? देखिए, पहला तो वही कि अब देखिए जैसे जो बच्चा रिजर्वेशन से आया है तो बहुत स्वाभाविक बात है, अगर उसका रैंक 1.5 लाख 2 लाख है तो यानी कि उसने अपने तैयारी के दौरान उस लेवल पे मेहनत नहीं किया होगा। अगर आप करोगे ज़्यादा मेहनत, आपकी रैंक ऑब्वियसली ऊपर आएगी। तो क्या होता है कि अगर आप उस लेवल की मेहनत नहीं करते हो तो आपकी वो आदत में वो चीज़ आती नहीं है। तो अगर आपको आदत ही नहीं है मेहनत करने की तो आपको कॉलेज में भी दिक्कत होता है। अब जैसे कॉलेज में जो बच्चे रिजर्वेशन से आए रहते हैं उन्हें बहुत दिक्कत होता है। क्यों? कॉलेज में हमारा क्या सिस्टम रहता है, सुबह
8 बजे से लेके शाम के 4 बजे तक हमारा क्लास रहता है लगातार। अब जो बच्चा समझता नहीं है कि मेहनत कैसे करना है कैसे नहीं करना है, वहाँ स्ट्रगल करता है ना। वहाँ पे जो एग्ज़ाम होता है हमारा, उन सब में स्ट्रगल करता है। लेकिन दिक्कत ये है कि आप 3 साल 4 साल 5 साल MBBS का निकाल लिए किसी तरह, उसके बाद नीट PG में फिर से रिजर्वेशन है, तो वो लोग इसके कारण वो लोग मेहनत ही नहीं करते हैं। तो रिजर्वेशन एक तरीके से हमारे सिस्टम को अपाहिज बना रहा है ना। जो मेहनत करके अच्छा कर भी सकते हैं, ऐसा नहीं है SC ST वाले मेहनत नहीं कर सकते हैं, चाहे तो वो भी बहुत अच्छा कर सकते हैं, लेकिन रिजर्वेशन ने उन्हें अपाहिज बना दिया है। वो चाह के मेहनत नहीं करते हैं। मतलब मैंने कितने देखे हैं, मेरे खुद के दोस्त हैं जो SC ST हैं, दिन भर पढ़े रहते हैं, क्लास छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि नीट PG में रिजर्वेशन है ही, मेरे को अच्छा ब्रांच मिल जाएगा, मैं अच्छा डॉक्टर बन जाऊँगा। बट अच्छा डॉक्टर उसको नहीं कहा जाएगा, क्योंकि अच्छा डॉक्टर रैंक से थोड़ी होता है, नॉलेज से होता है। अगर किसी का 1000 रैंक कम है लेकिन उसको नॉलेज उससे ज़्यादा है, तो पेशेंट तो उसके पास जाएगा ना। पेशेंट रैंक थोड़ी पूछेगा आपसे कि आपका रैंक कितना है, आपको तो नॉलेज चेक करेगा आपका। तो ये चीज़ रहती है। तो कहीं ना कहीं अंततः आपका मेहनत और आपका नॉलेज ही डिसाइड करता है। बट ठीक है, उनको थोड़ा फ़ायदा है और वो उनको कोप अप करने में भी दिक्कत होती है। जो आपने पूछा वो बता दिया। बाकी दूसरा ये था कि क्या पूछा था दूसरा आपने? आप क्यों इस फील्ड में, मतलब? हाँ, तो इस फील्ड में मेरे को कौन सा फील्ड लेना है ये आप पूछ रहे थे। देखिए मतलब इसमें क्या है कि जैसे MBBS जो होता है उसमें टोटल 4 साल की पढ़ाई होती है और 1 साल की होती है इंटर्नशिप। इंटर्नशिप में बेसिकली हम लोग डॉक्टर की तरह ही काम करना होता है, अलग अलग डिपार्टमेंट में कुछ महीने काम करना होता है, सब डिपार्टमेंट में। तो एक्चुअली क्या है कि अभी तो हम लोग भी मैं सेकेंड ईयर MBBS स्टूडेंट हूँ, तो अभी मेरे को भी बहुत सुपरफिशियल ज्ञान है हर चीज़ का। मतलब हर डिपार्टमेंट में मैं ऊपर से जानता हूँ कि हाँ कैसे कैसे सिस्टम वर्क करता है। बट जब मैं इंटर्नशिप में जाऊँगा 5th ईयर में, तो मेरे को ग्राउंड लेवल पर पता चलेगा कि काम कैसे होता है अलग अलग फील्ड में। तो अगर सही में डिसाइड करना है कि क्या लेना है एग्जैक्टली, तो वो इंटर्नशिप में ही डिसाइड होता है ना। बट ऐसे अगर खुद की इच्छा की बात करें कि मैं इच्छा से क्या करना चाहता हूँ, तो वो है कि सर्जन बनना चाहता हूँ मैं। और उसमें स्पेसिफिकली बात करें तो वो कार्डियोलॉजिस्ट, मतलब कि जो हार्ट का सर्जन होता है वो, क्योंकि वो फील्ड मेरे को थोड़ा फैसिनेटिंग लगता है और फैसिनेटिंग के साथ साथ उसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। आप देखिएगा अभी इंडिया में मैंने एक रिपोर्ट देखा था, उसमें मेरे को पता चला था कि हर दिन है ना, हर दिन अगर हम बात करें तो हर दिन हमारे कम से कम 1000 से 1500 लोग जो होते हैं वो कार्डियक अरेस्ट यानी कि हार्ट अटैक का शिकार होते हैं। और सही टाइम पे बहुत लोग को इलाज नहीं मिल पाता, इसके बहुत लोग अपना जान गंवा देते हैं। तो इंडिया में अभी के टाइम में हार्ट अटैक जो है उससे सबसे ज़्यादा मौत हो रही है, और वो किसी भी एज में हो सकता है। दिक्कत ये है, सिर्फ बूढ़े बुजुर्ग को नहीं होता है, बच्चों को हो सकता है। सबसे ज़्यादा तो मिडिल एज में होता है, जो टीनेजर्स होते हैं 18 से लेकर 26 के जो होते हैं उनको सबसे ज़्यादा होता है। तो मेरे को कहीं ना कहीं लगता है इस चीज़ की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है इंडिया में, इस फील्ड की। तो इसीलिए मैं कार्डियोलॉजिस्ट बनना चाहता हूँ। और बाकी बात करें प्रोफेशनल और सोशल वर्क करके, तो देखिए इसमें मेरा ऐसा ओपिनियन है ना कि पैसा आपको कोई फील्ड दे देगा, ठीक है। आप कुछ भी काम करोगे, अच्छे से करोगे या 2 नंबर का ही कर लोगे, पैसा कमा लोगे आप। लेकिन डॉक्टर आदमी मेरे हिसाब से बनता इसलिए है, मतलब मोटो तो यही होता है कि वो एक नोबल प्रोफेशन है। डॉक्टर को लोग दूसरा भगवान मानते हैं, तो भगवान आपसे कोई पैसे नहीं लेते हैं। भगवान आपका भला करते हैं, क्यों? आपको खुश देखने के लिए, कि आपको कष्ट आपका जितना हर सके, उस कष्ट को हरने से उन्हें खुशी मिलती है, ठीक है। हाँ, एक बेसिक तो सैलरी और पैसा सबको चाहिए सर्वाइव करने के लिए, डॉक्टर है तो उसे भी चाहिए। बट मेरा ये मानना है कि डॉक्टर बन के कभी लूटना नहीं चाहिए, स्पेशली जो लोग गरीब हैं या जो लोग उतना नहीं समझते हैं, नहीं कर पाते उतना, जिनको आपको लग रहा है कि हाँ इतना दवाई है एफर्ट नहीं कर पाएंगे, उनके लिए आपको सामने से हेल्प करना चाहिए। और मेरे हिसाब से इतना ही नहीं, अगर आप सक्षम है तो आप NGO चलाइए। बहुत सारे ऐसे NGO हैं जहाँ आप पैसे दान कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं, ज़रूरतमंदों का मदद कर सकते हैं। तो डॉक्टर अच्छा अगर आपको बनना है तो आप सही इलाज करिए, सही पैसा मत लीजिए। पैसा तो सेकेंडरी चीज़ है, अगर आप सही इलाज करोगे, अपने आसपास के लोग को स्वस्थ रखोगे, तो आपको ऑटोमेटिकली वो पैसे से बढ़कर है। वो जो सुकून मिलता है ना, वो पैसों से ज़्यादा है। तो पैसा के लिए काम नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से, अगर आप डॉक्टर बन रहे हो तो। अब ये बातचीत अंतिम दौर में है, ये हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि आपको ये जो आपने जो नीट क्वालिफाइड किया, तो इसका श्रेय आपको किस को देना चाहते हैं जीवन में, है ना। और ये जो मतलब आपने आपके गांव या फिर मोहल्ले में देखते होंगे, या फिर हम ज़िले की बात कर रहे हैं, हमको लगता है किसी ज़िले में कभी कभी एक भी वो नीट क्वालिफाइड बच्चा नहीं मिल पाता है। तो आप इस एग्ज़ाम का जो वो टफनेस है, जो इस एग्ज़ाम का वो जो बहुत कड़ा इम्तिहान देना पड़ता है, तो उसको लेकर के, और आप अपने जो इंस्पिरेशन आपको मिली या फिर आपने श्रेय जिसको देना चाहते हैं, वो इन दोनों पर आप प्रकाश डालिए अपना। देखिए ये बहुत ज़रूरी बात है, और ये इससे हमें ये समझ में आता है कि देखिए कोई भी इम्तिहान अगर आप पार करते हैं, कोई भी एग्ज़ाम आप पास करते हो, तो आप कभी अकेले नहीं करते हैं। आपके साथ कई लोग जुड़े होते हैं बैक एंड पे, उनके सपोर्ट के बिना आप कभी नहीं कर सकते हो। अब जैसे मेरे केस में बात करूँ तो सबसे पहला श्रेय और सबसे इम्पोर्टेंट श्रेय मेरी मम्मी को ही जाता है, क्योंकि ऐसा था कि बचपन में ना मैं भी बहुत मतलब ऐसे खेलने कूदने में इस समय मेरे को बहुत मन लगता था।
तो उस टाइम में क्या था, खेलना कूदना गलत नहीं है, अच्छी चीज़ है, बट क्या था कि मैं पढ़ाई बिल्कुल नहीं करता था। तो मेरी मम्मी जो है उन्होंने बचपन से मेरे को मम्मी नहीं पढ़ाया है। मेरा उस हॉस्टल में जो मैं जिस स्कूल में गया था, आर के मिशन की बात कर रहा हूँ, उस तक जाने में मेरी मम्मी का बहुत बड़ा हाथ है। फिर उस स्कूल में गया, उस माहौल में रहा, मेरे को ऐसे कुछ कुछ टीचर्स मिले, है ना, जिन्होंने मुझे और गाइड किया, तो उन सब का जो श्रेय इसमें बहुत ज़्यादा जाता है। फिर मेन अगर मैं बात करूँ तो कोटा के दौरान मेरे एक सर थे, उनका नाम था रविंद्र कुमार जैन, वो हमें बायोलॉजी पढ़ाते थे। तो उनकी एक बात मेरे को बहुत अच्छी लगती थी, सिंपल ही बात थी, बट वो उसके कारण ना मैं बहुत 2 साल तक बहुत अच्छे से पढ़ पाया। तो वो कहते थे रोज़ का काम रोज़ करो, सिंपल, बस एक लाइन में। कभी भी तैयारी कर रहे हैं, 50 जगह वीडियो दिखेगा आपको, 50 मोटिवेशन दिखेगा, कुछ नहीं देखना, सिर्फ इस लाइन को याद रखो, आपका सिलेक्शन होगा ही होगा। रोज़ का काम रोज़ करो बस। इसका अर्थ ये है कि अगर आपने आज टारगेट बनाया मैं 6 चैप्टर करूँगा, तो रात के चाहे 1 बजे आए, चाहे सुबह के 4 बज जाए, चाहे शाम के 6 बजे, आपको वो काम ख़त्म करके ही सोना है बस। इस मोटिवेशन पे ही मेरा नीट निकल गया कि रोज़ का काम रोज़ करो। तो अगर टीचर के बेस पे बात करूँ तो रविंद्र कुमार जैन सर थे मेरे, उनके कारण हुआ है। और बाकी ऐसे फैमिली का सपोर्ट रहता है, उसमें मेनली मम्मी का था बहुत ज़्यादा, और पापा वगैरह भी सपोर्ट करते थे। मेरे घर में कभी मेरे नंबर कम भी आए तो मेरे मम्मी पापा ने कभी मुझे सुनाया नहीं है, डांटा नहीं है, तो इनका बहुत बड़ा रोल है इसमें। थैंक यू। तो